नमस्कार। बेकन का निबंध ऑफ स्टडीज़ आप मेरे साथ पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पर। तो पहला क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बेकन्स ऑफ स्टडीज़। अकाउंट फॉर मतलब कारण बताइए, द पॉपुलैरिटी लोकप्रियता का, ऑफ बेकन्स ऑफ स्टडीज़ बेकन का जो निबंध ऑफ स्टडीज़ है उसकी लोकप्रियता का कारण बताइए। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए ऑफ बेकन्स ऑफ स्टडीज़, बेकन के निबंध ऑफ स्टडीज़ की। तो आंसर देखते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेकन्स ऑफ स्टडीज़। पहले है इंट्रोडक्शन। ऑफ स्टडीज़ इज़ वन ऑफ बेकन्स मोस्ट पॉपुलर एसेज। ऑफ स्टडीज़ है वन ऑफ बेकन्स, बेकन के जो मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एसेज निबंध हैं उनमें से एक। फॉर क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स ये प्रस्तुत करता है ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़ उसकी सारे गुण, ऑफ मैटर विषय वस्तु के, एंड मैनर और शैली के। इन द एसे इस निबंध में ही पॉइंट्स आउट वो दिखाता है द प्रॉपर एम यानी जो उचित उद्देश्य है ऑफ स्टडीज़ पढ़ाई का, अध्ययन का, एंड द वेज और तरीके ऑफ गेटिंग प्राप्त करने के, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लाभ ऑफ इट इसका, यानी अध्ययन से पढ़ाई से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं वो दिखाता है इस एसे में। फॉर दिस पर्पज़ इस उद्देश्य से ही एडॉप्ट्स वो अपनाता है द स्टाइल तरीका, शैली, ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का, एंड एक्सप्रेसेस और अभिव्यक्त करता है हिज व्यूज़ अपने विचार, इन एफोरिस्टिक स्टाइल, एफोरिस्टिक कहावतों वाला स्टाइल शैली, यूजिंग प्रयोग करते हुए, पोइटिक इमेजरी यानी काव्यात्मक शब्द चित्र। और ये एफोरिस्टिक स्टाइल हमने डिस्कस किया था जब हमने स्टाइल डिस्कस किए थे, पोइटिक डिवाइसेस, और जब हमने पोइटिक डिवाइस नहीं, प्रोज डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ प्रोज और प्रोज स्टाइल डिस्कस किए थे हमने। तो अब एफोरिस्टिक स्टाइल की बात की थी, तो ये एफोरिस्टिक स्टाइल आप बेकन में देखते हैं। तो स्टाइल यूजिंग पोएटिक इमेजरी वो काव्यात्मक शब्दचित्र प्रयोग करता है, टू मेक बनाने के लिए, हिज डिस्कशन अपने मतलब डिस्कशन को क्लियर स्पष्ट, डिस्कशन आप विचार विमर्श कह सकते हैं, तो अपने विचार विमर्श को स्पष्ट बनाने के लिए। इट इज़ द मॉरल एम ये नैतिक उद्देश्य है ऑफ द एसे इस निबंध का, दैट के बेकन गिव्स बेकन देता है प्रॉपर गाइडेंस उचित पथ प्रदर्शन, उचित निर्देश, रिगार्डिंग स्टडीज़ यानी अध्ययन के संबंध में। दूसरा है, फिर हेडिंग इन्होंने डाला है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सब्जेक्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है विस्तृत, अप्रोच वैसे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है पहुंच, लेकिन यहाँ पर विवेचना, तो एक विस्तृत विवेचना टू द सब्जेक्ट इस विषय की उसने की है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार स्टडीज़ आर नॉट यूज्ड अध्ययन का प्रयोग नहीं किया जाता, मियरली केवल, फॉर सिंगल पर्पज़ एक उद्देश्य से, ऑफ इम्प्रूविंग सुधारने के, नॉलेज ज्ञान को। दे सर्व वो काम आती हैं, फॉर डिलाइट प्रसन्नता के, फॉर ऑर्नामेंट सजावट के, एंड फॉर एबिलिटी और क्षमता के। देयर चीफ यूज़ उनका मुख्य प्रयोग, फॉर डिलाइट प्रसन्नता के लिए, इज़ होता है, इन रिटायरिंग यानी खालीपन में, और लोनलीनेस और अकेलेपन में। दे सर्व वो काम आती हैं, फॉर ऑर्नामेंट सजाने के, इन कन्वर्सेशन बातचीत में जो हम वार्तालाप करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के काम आता है अध्ययन। व्हेन जब द स्पीकर बोलने वाला यानी कि वक्ता, साइट्स एग्जाम्पल उदाहरण देता है, एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल यानी एक के बाद एक उदाहरण देता है। दे सर्व वो काम आते हैं यानी जो अध्ययन है वो काम आता है, फॉर एबिलिटी क्षमता के, व्हेन जब, दे गाइड अस
वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। इन टेकिंग राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में। इन डूइंग आवर बिजनेस, हमारा काम करने में। ये आप ये देख रहे हो बार बार दे आता है, जबकि हम मॉडर्न सेंस में जब इसको यूज़ करेंगे तो हम इट लगाएंगे। और जैसे कि आपने इसका टाइटल भी देखा तो ऑफ स्टडीज़ है, ऑफ स्टडी नहीं है। तो मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न टाइम्स में हम स्टडीज़ इस तरीके से प्लूरल में यूज़ नहीं करते। हम केवल स्टडी वर्ड यूज़ करेंगे जब इस तरीके से यूज़ करेंगे तो। लेकिन बेकन ने यहाँ क्योंकि स्टडीज़ यूज़ किया है, इसीलिए बार बार दे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो काम आती है स्टडी। और इन टेकिंग राइट डिसीजन इन डूइंग आवर बिजनेस, तो जो हम अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सही निर्णय के लेने के काम आती है। नेक्स्ट हेडिंग है वाइडेंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। वाइडेंड यानी ज़्यादा विस्तृत किया गया, स्कोप संभावनाएं, ऑफ सब्जेक्ट विषय की। बेकन पॉइंट्स आउट, बेकन दिखाता है पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव, ऑफ स्टडीज़, अध्ययन का, ऑन ह्यूमन माइंड एंड बॉडी, इंसान के दिमाग पर और शरीर पर। ही आस्क्स, वो कहता है, टू स्टडी हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन करने के लिए, टू बी वाइज, बुद्धिमान बनने के लिए, एंड पोइट्री, और पोइट्री का अध्ययन करने के लिए, काव्य का अध्ययन करने के लिए, टू इम्प्रूव विट, इम्प्रूव माने सुधारने के लिए, विट बुद्धि को। द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स, द आर्ट कला, ऑफ यूजिंग प्रयोग करने की, वर्ड्स शब्दों को, इन मैनी सेंसेस बहुत सारे अर्थों में, एंड एक्सप्रेस और अभिव्यक्त करने के लिए, एन आइडिया एक विचार, इन वेरियस वेज अलग अलग तरीकों से। ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाता है या बताता है और ये कहता है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, के जो अध्ययन है मैथमेटिक्स का, गणित का, मेक्स बनाता है, माइंड मस्तिष्क को, शार्प तेज, एंड स्टडी ऑफ फिलॉसफी, और दर्शन शास्त्र का अध्ययन, मेक्स माइंड डीप, वो दिमाग को गहरा बनाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, ऑल वीकनेसेस, सारी कमजोरियां, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की या बुद्धि की, हैव क्योर, उनका इलाज होता है, इन स्टडीज, अध्ययन में। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे कि, वी हैव फिजिकल एक्सरसाइज, हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, टू मेंड, सुधारने के लिए, वीकनेस ऑफ बॉडी, शरीर की कमियों को। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें परफेक्ट एनालिसिस, यानी संपूर्ण विश्लेषण, ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का। बेकन इज नोन, बेकन को जाना जाता है, फॉर हिज परफेक्ट एनालिसिस, उसके संपूर्ण विश्लेषण के लिए। ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाता है, दैट के, इट इज़ नॉट विजडम, ये बुद्धिमानी नहीं है, टू स्पेंड, खर्च करना, टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय, इन स्टडीज़, अध्ययन में। इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम, इज़, होता है, लेजीनेस, आलस, इन बॉडी, शरीर में, एंड टायर्डनेस, और थकान, इन माइंड, मस्तिष्क में। इफ़, यदि, अ पर्सन, एक व्यक्ति, यूजेस, प्रयोग करता है, स्टडीज़, अध्ययन को, टू मच, ज़रूरत से ज़्यादा, फॉर इम्प्रेसिंग, प्रभाव डालने के लिए, अदर्स, दूसरों पर, हिज स्टेटमेंट, उसका कथन, लुक्स, दिखता है, आर्टिफिशियल, बनावटी, एंड पीपल, और लोग, लाफ, हंसते हैं, एट हिम, उसके ऊपर। बाय मेकिंग जजमेंट, निर्णय करना, होली, पूरी तरीके से, बाय रूल्स, नियमों के आधार पर, गिवन इन बुक्स, जो किताबों में दिए हुए हैं, अ स्कॉलर, एक विद्वान, बिकम्स, बन जाता है, विक्टिम, शिकार, ऑफ पब्लिक सटायर, लोगों के सटायर का, व्यंग का, यानी अगर हर निर्णय किताबों के आधार पर लेंगे हम, तो लोग हमारे ऊपर व्यंग करेंगे, हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। माइन्यूट मीन्स सूक्ष्म, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का।
इट इज़ बेकन्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, इट इज़ ये है बेकन का माइन्यूट सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन अवलोकन दैट के ही पॉइंट्स आउट वो दिखाता है कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ नेचुरल एबिलिटीज़ प्राकृतिक क्षमताओं का स्टडीज अध्ययन का एंड एक्सपीरियंस और अनुभव का पॉइंटिंग आउट दिखाते हुए द लिमिट सीमा ऑफ स्टडीज अध्ययन की ही क्लेम्स वो दावा करता है दैट के परफेक्शन पूर्णता मे नॉट बी अटेन्ड प्राप्त नहीं की जा सकती मियरली केवल बाय स्टडीज अध्ययन के द्वारा स्टडीज मेक इम्प्रूवमेंट स्टडीज अध्ययन मेक इम्प्रूवमेंट सुधार करती हैं इफ़ यदि नेचुरल एबिलिटीज़ प्राकृतिक क्षमताएं आर ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से ही उपस्थित हैं इन अ पर्सन एक व्यक्ति में स्टिल फिर भी फॉर परफेक्शन पूर्णता के लिए एक्सपीरियंस टू अनुभव भी इज रिक्वायर्ड आवश्यक होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोज स्टाइल बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल बेकन का जो एफोरिस्टिक यानी कहावतों से भरा हुआ स्टाइल है शैली है इज़ वेल एक्सपोज्ड वेल अच्छे तरीके से एक्सपोज्ड दिखाई देती है इन दिस एस्से इस निबंध में ऑल ऑफ द सेंटेंसेस सारे ही वाक्य आर ओवर पैक्ड बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं विद ग्रेट आइडियाज़ महान विचारों से ही सक्सीड्स वो सफल होता है इन एक्सप्रेसिंग अभिव्यक्त करने में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेंस अर्थ इन मिनिमम वर्ड्स कम से कम शब्दों में द सेंटेंस जो वाक्य गिवन एबव जो ऊपर दिया हुआ है कहाँ दिया हुआ है भाई अभी तो दिया ही हुआ नहीं है इन्होंने बिना बात के लिख दिया है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड इमेजरी ऑल्सो यानी कि एक उदाहरण है इज़ एन एग्जाम्पल एक उदाहरण है ऑफ फूड इमेजरी यानी भोजन की इमेजरी का भोजन के चित्र का ऑल्सो भी तो इन्होंने सेंटेंस नहीं दिया लेकिन आपको याद होगा आपने मेरे साथ जब ये ऐसे पढ़ा था तो बेकन उसमें कहता है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड कुछ जो मैं आपके लिए अभी लिख ही देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ चलिए मैंने लिखा क्या मैंने उससे बुक में ही खोल दिया ये सेंटेंस ये आप कोट कर लीजिएगा और अपने आंसर में इसको लिख दीजिएगा सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड यानी कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं तो भोजन ही तो चखा जाता है ना तो यहाँ ये फूड इमेजरी हुई कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं अदर्स दूसरी टू बी स्वेलोड निगलने के लिए स्वेलो माने होता है निगलना जैसे हम दवाई होती है ना तो दवाई को निगल जाते हैं उसको चबाते थोड़ी हैं ना उसको टेस्ट करते हैं हम उसको सिर्फ गोली मुंह में रखी ऊपर से पानी पिया और निकल गए तो वो स्वेलो करना होता है तो ऐसे ही कुछ किताबें निगलने के लिए होती हैं एंड सम फ्यू और कुछ थोड़ी सी किताबें ऐसी होती हैं टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड यानी च्यू माने चबाना और डाइजेस्ट माने पचाना तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें चबाना होता है चबाने के लिए होती हैं एंड डाइजेस्टेड और पचाने के लिए होती हैं इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं तो ये हुई फूड इमेजरी उस सेंटेंस को जब आप लिख देंगे उसके बाद का ये है जो बुक में दिया हुआ है द सेंटेंस गिवन एवब तो पहले यहाँ मिनिमम वर्ड्स के बाद वो सेंटेंस लिखेंगे जो अभी आपने देखा सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड तो वो सेंटेंस लिखेंगे फिर आप ये लिखेंगे द सेंटेंस गिवन एवब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड इमेजरी ऑल्सो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये भोजन की तस्वीर का भी एक उदाहरण है इनफैक्ट वास्तव में बेकन प्रयोग करता है पोइटिक इमेजरी काव्यात्मक छवियाँ काव्यात्मक शब्द चित्र या प्रतिबिंब टू मेक बनाने के लिए हिज डिस्कशन अपने वार्तालाप को क्लियर स्पष्ट ही रेफर्स टू
वो रेफर करता है, उदाहरण देता है अ पोइटिक इमेजरी, एक काव्यात्मक शब्द चित्र ऑफ नेचुरल प्लांट, स्वाभाविक पेड़ों का, दैट ग्रो, जो कि बढ़ते हैं, बेटर, बेहतर तरीके से, अंडर केयर ऑफ अ गार्डनर, अंडर केयर यानी देख रेख में, ऑफ अ गार्डनर, एक माली की, दैट टेंड्स द वीक पार्ट्स, दैट टेंड्स जो कि संभालता है, सहारा देता है, द वीक पार्ट्स कमज़ोर भागों को एक पेड़ के, एंड कट्स और काट देता है, द अननेसेसरी ग्रोथ, अननेसेसरी जो अनावश्यक ग्रोथ है उसको वो काट देता है। द ऐसे, ये निबंध, एक्सपोजेस, दिखाता है, हिज लव, उसका प्यार, फॉर लैटिन, लैटिन भाषा के लिए, दैट ही यूजेस, जिसको कि वो प्रयोग करता है, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, इन हिज एसेज, अपने निबंधों में। इन दिस ऐसे, इस निबंध में, ही यूजेस, वो प्रयोग करता है, एब्यूंट स्टूडिया इन मोर्स, यानी जो स्टडीज़ हैं वो हमारे व्यवहार में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये लैटिन भाषा का सेंटेंस है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इट इज़, ये है, एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, आस्पेक्ट, पहलू, ऑफ हिज स्टाइल, उसकी शैली का, दैट जो कि, ही डेवलप्स, वो विकसित करता है, द सब्जेक्ट, विषय को, बाय इंट्रोड्यूसिंग, यानी दिखाकर, क्लासिफिकेशंस, यानी वर्गीकरण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही मेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ रीडर्स, वो करता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑफ रीडर्स, पाठकों का, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, ऑफ देयर अप्रोच टू स्टडीज़, यानी स्टडीज़ के प्रति, अध्ययन के प्रति उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर वो पाठकों को बांटता है। तो किस तरीके से बांटता है देखिए, क्राफ्टी मैन, यानी जो शातिर लोग होते हैं, कंडेम स्टडीज़, कंडेम नहीं है ये, CONDEMN है, तो जो शातिर लोग होते हैं वो कंडेम करते हैं स्टडीज़ को, यानी उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों पर शातिर लोगों की चालाकियाँ काम नहीं करती ना, तो इसलिए वो कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं। सिंपल मैन, साधारण लोग, एडमायर देम, उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, यूज़ देम, वो प्रयोग करते हैं, अपने अध्ययन का, अपनी नॉलेज का, जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रयोग करते हैं। मॉरल एम ऑफ एसे, यानी मॉरल मीन्स नैतिक, एम मीन्स उद्देश्य, ऑफ एसे निबंध का, इस निबंध का नैतिक उद्देश्य क्या है, प्रॉपर गाइडेंस, यानी उचित पथ प्रदर्शन। बेकन पॉइंट्स आउट, बेकन दिखाता है, द मॉरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य, ऑफ स्टडीज़, अध्ययन का, एंड क्लेम्स, और दावा करता है, दैट के स्टडीज़ शुड बी मेड, अध्ययन किया जाना चाहिए, नॉट टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, और चैलेंज, और ना ही चेतावनी देने के लिए, चुनौती देने के लिए, एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को। स्टडीज मेक, अध्ययन करता है, इम्प्रूवमेंट, सुधार, इफ़, यदि, दे आर नॉट फॉलोड, उनका अनुकरण ना किया जाए, ब्लाइंडली, अंधे होकर, बिफोर बिलीविंग इन दैम, उनमें विश्वास करने से पहले, वी शुड मेक, हमें करना चाहिए, अ क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकल, आलोचनात्मक, असेसमेंट, आकलन, इफ़, यदि, दे आर वर्थ फॉलोइंग, तो यहाँ इफ़ का अर्थ यदि नहीं होगा, हमें कि क्या वो, दे माने वो, यानी कि स्टडीज़, आर वर्थ फॉलोइंग, वो अनुकरण करने के लायक हैं, और नॉट, या फिर नहीं हैं। फॉर परफेक्ट स्टडीज़, यानी परफेक्ट यानी पूर्ण स्टडीज़, अध्ययन के लिए, इम्पोर्टेंस, महत्व, शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए,
टू नॉट ओनली रीडिंग, ना केवल पढ़ने को, बट ऑल्सो कॉन्फ्रेंस, बल्कि बातचीत करने को, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, जीडी होते हैं अपने यहाँ, तो वही कॉन्फ्रेंस का मतलब वही है, डिस्कशन को, एंड राइटिंग और लिखने को। तो सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, आपको डिस्कशन भी करना होता है और लिखना भी होता है। फिर कंक्लूजन है, दस इस प्रकार ऑफ स्टडीज़ इज़, यानी ऑफ स्टडीज़ है, वन ऑफ बेकन्स मोस्ट पॉपुलर, एक बेकन के जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एसेज हैं, निबंध हैं, उनमें से एक। फॉर, क्योंकि, इट रिप्रेजेंट्स, ये प्रतिनिधित्व करता है, ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, उसकी सारे गुणों का, ऑफ मैटर एंड मैनर, मैटर विषय वस्तु होती है, मैनर शैली होती है, तरीका होता है। तो ये जो निबंध है उसमें उसके मैटर और मैनर की सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं, इसलिए ये जो निबंध है ऑफ स्टडीज़ बेकन का, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एस्से है। बेकन पे एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो है उसकी प्रैक्टिकल विजडम पर आधारित है क्वेश्चन। कई तरीक़ों से पूछा जाता है, डिस्कस द प्रैक्टिकल विजडम दैट इज़ गिवन बाय फ्रांसिस बेकन इन हिज असेज, या फिर एक कोटेशन है, एक पोइम की लाइन है जो कि बेकन के बारे में अलेक्जेंडर पोप ने बोली है, बेकन इज़ द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी वाइजेस्ट जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ब्राइटेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और मीनेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा नीच है। तो एक ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है, सबसे ज़्यादा मतलब ब्राइटेस्ट इंटेलिजेंट भी है और सबसे ज़्यादा नीच भी है। तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ही व्यक्ति के बारे में ये कैसे कहा जा सकता है कि निकृष्ट भी है वो, और बुद्धिमान भी है, और सबसे ज़्यादा होशियार भी है। तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और यहाँ हम पहले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। What according to Bacon are the purposes of studies, यानी अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, what are the purposes, क्या उद्देश्य हैं, ऑफ स्टडीज़, अध्ययन के। तो इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन के अनुसार, देयर आर 3 पर्पजेस, 3 उद्देश्य हैं ऑफ स्टडीज़, अध्ययन के। फर्स्ट, पहला, इट इज़ अ सोर्स, ये एक स्रोत है, ऑफ प्लेजर, आनंद का। सेकेंडली, दूसरा, इट हैज़ एन ऑर्नामेंटल वैल्यू, यानी इसकी एक ऑर्नामेंटल माने सजावटी, अलंकारिक, वैल्यू मूल्य होता है, इसका एक अलंकारिक मूल्य होता है। थर्डली, तीसरा, इट एड्स, ये वृद्धि करता है, जोड़ता है, टू आर एबिलिटी, हमारी क्षमताओं में, इन हैंडलिंग, संभालने में, द बिजनेस अफेयर्स, जो व्यवसाय के कार्य हैं। स्टडीज़, अध्ययन, इन फैक्ट, वास्तव में, डेवलप एंड परफेक्ट, यानी डेवलप करती है, एंड परफेक्ट बनाती है, पूर्ण बनाती है, विकसित करती है और पूर्ण बनाती है, अ मैन्स एबिलिटी, एक मनुष्य की क्षमता को, एंड दे आर एनरिच्ड, और वो समृद्ध होते हैं, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल व्यावहारिक एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा, ऑफ लाइफ, जीवन के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर, क्या हैं, द वेरियस एटीट्यूड्स, विभिन्न दृष्टिकोण, ऑफ पीपल, लोगों के, टुवर्ड्स स्टडीज़, अध्ययन के प्रति। स्टडीज़ आर नॉट एप्रिशिएटेड, यानी अध्ययन को एप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको पसंद नहीं किया जाता, बाय दोज, उनके द्वारा, हु आर कनिंग, जो कि शातिर होते हैं। सिंपल मैन, साधारण लोग, एडमायर, तारीफ करते हैं, बुक्स, किताबों की, एंड लर्निंग, और ज्ञान की। दोज, वो, हु आर वाइज, जो कि बुद्धिमान होते हैं, मेक प्रॉपर यूज़, वो उचित उपयोग करते हैं, ऑफ देयर स्टडीज़, अपने अध्ययन का। हाउएवर, किंतु, बुक्स डू नॉट टीच, किताबें नहीं सिखाती, पीपल, लोगों को, हाउ टू यूज़, कि वो कैसे प्रयोग करें, नॉलेज, ज्ञान को, एक्वायर्ड, जो कि प्राप्त किया गया है,
फ्रॉम दैम, उनसे, किताबों से। इट एक्चुअली कम्स, ये वास्तव में आता है, फ्रॉम विजडम, बुद्धिमानी से, बेस्ड, जो कि आधारित होती है, ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, आर द 3 टाइप्स, 3 प्रकार हैं, ऑफ बुक्स, किताबों के। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार हैं, ऑफ बुक्स, किताबों के। फर्स्ट, पहले, देयर आर सम बुक्स, कुछ किताबें होती हैं, विच आर टू बी रेड, जो कि पढ़ी जानी हैं, इन पार्ट्स ओनली, केवल अंशों में, केवल भागों में। तो जिस प्रकार के लिए कहा गया था ना, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, तो उसका मतलब है कि वो जो किताबें हैं, दे आर टू बी रेड इन पार्ट्स ओनली, उनके कुछ ही अंश पढ़े जाने हैं। तो टेस्ट करना मतलब चखना क्या होता है, चाय आपने चखी तो आपने उसमें से एक घूंट भरा ना, तो चाय चख ली आपने कि मीठी है भाई कि नहीं है। तो ऐसे ही जो किताब के कुछ अंश पढ़े जाने हैं, तो वो बुक्स आर टू बी टेस्टेड। सेकेंडली, दूसरा, देयर आर बुक्स, कुछ किताबें होती हैं, विच आर टू बी फुली स्वेलोड, जिनको पूरी तरीके से निगलना होता है, जैसे हम दवाई को निगल जाते हैं। सच बुक्स, ऐसी किताबें, आर टू बी रेड क्विकली, वो तेजी से पढ़नी होती हैं। तो हम दवाई को, जो गोली होती है, उसको क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं, पानी पी के निगल जाते हैं फटाफट से, बजाय उनको चखने के या चबाने के। तो ये जो किताबें हैं, उसी तरीके से क्विकली, तेजी से पढ़नी होती हैं, एंड हरीडली, और जल्दबाजी में। थर्डली, तीसरा, देयर आर सम बुक्स, कुछ किताबें होती हैं, विच आर टू बी रेड, जिनको कि पढ़ा जाना होता है, होली, पूरे तरीके से, एंड विद लेबर, और मेहनत से, एंड अटेंशन, और ध्यान से। तो ये वही किताबें हैं जिनके बारे में बेकन ने कहा था कि दे आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो च्यूड एंड डाइजेस्टेड का मतलब क्या है, चबाना है और पचाना है, मतलब कि उनके पूरे तरीके से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्टडीज़ हेल्प, हाउ, कैसे, डू स्टडीज़ हेल्प, यानी अध्ययन मदद करता है, इन इम्प्रूविंग, सुधारने में, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, जस्ट एज, जैसे कि, फिजिकल डिफेक्ट्स, शारीरिक कमियां, मे बी रिमूव्ड, दूर की जा सकती हैं, बाय स्पेशल फिजिकल एक्सरसाइजेस, यानी स्पेशल मीन्स विशेष, फिजिकल, शारीरिक, एक्सरसाइजेस, व्यायाम के द्वारा। सिमिलरली, उसी तरीके से, मेंटल डिफेक्ट्स, मानसिक कमियां, मे बी रिमूव्ड, दूर की जा सकती हैं, बाय स्टडिंग, अध्ययन करके, मैथमेटिक्स, गणित को, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को, हिस्ट्री, इतिहास को, एंड अदर सब्जेक्ट्स, और दूसरे विषयों को। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का अध्ययन, मेक्स, बनाता है, अ मैन, एक मनुष्य को, सटल, सूक्ष्म। द स्टडी ऑफ पोइट्री, और काव्य का अध्ययन, मेक्स, बनाता है, अ मैन, एक मनुष्य को, विटी, यानी बुद्धिमान। द स्टडी, अध्ययन, ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का, मेक्स, बनाता है, अ मैन, एक व्यक्ति को, सोबर, गंभीर। द स्टडी, अध्ययन, ऑफ लॉजिक, तर्क शास्त्र का, एंड रेटोरिक, और भाषण कला का, इनेबल्स, समर्थ बनाता है, ए मैन, एक मनुष्य को, टू आर्ग्यू वेल, अच्छे से तर्क करने में। और एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव होता है, ऑफ रीडिंग, पढ़ने का, कॉन्फ्रेंस, बातचीत करने का, एंड राइटिंग, और लिखने का, ऑन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों पर। द इफ़ेक्ट, प्रभाव, ऑफ रीडिंग, पढ़ने का, कॉन्फ्रेंस, यानी डिस्कशन करने का, एंड राइटिंग, और लिखने का, ऑन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों पर, आर इन मैनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। रीडिंग मेकिथ, उसमें मेकिथ था, जो ऐसे था, तो वो मुझे वही रटा हुआ है। तो रीडिंग यानी पढ़ना, मेक्स, बनाता है, अ फुल मैन, एक आदमी को पूरा भरा हुआ, मतलब कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर फैक्ट्स भर जाते हैं, आप ज्ञान से भर जाते हैं। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, एक
जो पढ़ना है, जो अध्ययन है, वो एक आदमी को पूर्ण बनाता है। कॉन्फ्रेंस मेक्स अ मैन क्विक एंड अलर्ट। कॉन्फ्रेंस माने बातचीत करना, वाद विवाद करना, डिस्कशन करना। वो क्या करता है? मेक्स बनाता है अ मैन एक आदमी को क्विक, तेज एंड अलर्ट और सावधान। मतलब कि क्विक का मतलब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा और आप फटाफट से उसका जवाब दे देंगे। तो ये तभी संभव है जबकि आप डिस्कशन करें। कोई आपसे सवाल पूछता रहे, दोस्त लोग हों, वो आपसे क्वेश्चन करते रहें, आप उनके जवाब देते रहें, तो वो कॉन्फ्रेंस है यानी बातचीत है। उससे आदमी क्विक बनता है, अलर्ट बनता है। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। और लिखने से आदमी एग्जैक्ट बनता है यानी परफेक्ट बनता है। देखिए, हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत सारे फालतू चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे फालतू शब्द बोलते हैं, लेकिन लिखने बैठते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। हम कुछ भी, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया वही लिख देंगे। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, एक एक ढेर होता है, पूरा बवंडर होता है आइडियाज़ का, लेकिन उन सबको नहीं लिखा जा सकता। हम जब लिखने बैठते हैं तो सोच कर लिखते हैं कि क्या लिखना है, तो उससे क्या है? एग्जैक्टनेस आती है, परफेक्शन आता है। तो राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो लेखन से आदमी परफेक्ट बनता है। इफ मैन रीड्स लिटिल, अगर आदमी थोड़ा पढ़ता है, ही मस्ट बी, उसको होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ता है तो उसको मस्ट बी होना चाहिए कनिंग, शातिर, चालाक, एनफ, पर्याप्त, टू नो इट, उसको जानने के लिए। वैसे यहाँ नो की बजाय यहाँ शो इट होना चाहिए, टू शो इट। यानी अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा पढ़ा है आपने, तो आपको शातिर होना चाहिए ये दिखाने के लिए कि हाँ आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो टू शो इट होना चाहिए। इफ़ ही कम्फर्ट्स, अगर वो बातचीत करता है, लिटिल, थोड़ा सा, ही मस्ट बी रेडी विट, तो उसका जो विट है, जो उसकी बुद्धि है, वो तैयार होना चाहिए। और इफ़ ही राइट्स लिटिल, और अगर वो थोड़ा लिखता है, ही मस्ट हैव अ गुड मेमोरी, तो उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी याददाश्त है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँ। ये मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि क्राफ्टीमैन कंटेम की जगह यहाँ कंडेम आना चाहिए। कंडेम मीन्स आलोचना करना होता है, लेकिन कंटेम मीन्स भी नफ़रत करना होता है, तो यहाँ कंटेम वर्ड भी सही है और कंटेम ही है। मेरी उस बात पर मत जाइएगा, आप अपना यहाँ पर कंटेम ही लिखना है आपको जब आप कोट करेंगे। क्राफ्टीमैन कंटेम स्टडीज़, मतलब कि वो कंटेम का मतलब होता है डेस्पाइज यानी नफ़रत करना, स्कॉर्न, तो उस अर्थ में यहाँ पर कंटेम ही आया है। कंडेम मीन्स भी आलोचना करना होता है, लेकिन बेकन ने जो यूज़ किया है, कंडेम यूज़ नहीं किया। मुझे लगा था कि मैंने कंडेम पढ़ा था, लेकिन वो कंडेम नहीं था, वो कंटेम ही था। तो CONTEMN, कंटेम ही है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज़। जो क्राफ्टी लोग हैं यानी शातिर लोग हैं, वो स्टडीज़ को कंटेम करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेम? तो कंटेम का मतलब क्या है? कंडेम, आलोचना करना, डिनाउंस, ये भी एक तरीके से आलोचना करना होता है। कंटेन, तो कोई चीज़ रखना होता है। और फील कंटेम्प्ट यानी कंटेम्प्ट फील करना, नफ़रत महसूस करना। तो अभी जैसे मैंने बात की आपसे, कंडेम मीन्स भी आलोचना करना है, डिनाउंस भी आलोचना करना है, और मतलब नफ़रत करना, नफ़रत महसूस करना, तो वो कंटेम होता है। तो फील कंटेम्प्ट, यही फिर सही उत्तर होगा इसका। सप्लाई द मिसिंग वर्ड, तो इसमें ब्लैंक स्पेस आपको भरना है। रीडिंग मेक इट द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ ब्लैंक स्पेस मैन, तो कॉन्फ्रेंस, रीडिंग मेक इट द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ, अभी आपने मेरे साथ पढ़ा था, ऐसे भी पढ़ा था, तो क्या था? कॉन्फ्रेंस अ कंप्लीट था, या फिर परफेक्ट था, या वाइज था, या रेडी था। तो आपको याद होगा कि कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बॉलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन एंड रेंस, यानी बॉलिंग यानी कि गेंद फेंकना, इज़ गुड अच्छा है, फॉर स्टोन यानी पथरी के लिए, एंड रेंस मतलब कि किडनीज़ के लिए, रेंस किडनी को बोलते हैं।
तो जो बॉल फेंकना वो पथरी और किडनी के लिए अच्छा है। व्हाट इज़ शूटिंग गुड फॉर? तो जो शूटिंग है वो किसके लिए अच्छा है? हेड एंड नेक, आर्म्स एंड लेग्स, लंग्स एंड ब्रेस्ट, हार्ट एंड स्टमक। तो आपको याद होगा निबंध में ऑफ स्टडीज़ में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि जो शूटिंग है वो लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए अच्छा है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। चौथा है नेचुरल फिलोसफी मेक्स अ मैन। जो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और फिलोसफी दर्शन। तो जो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है वो मनुष्य को बनाता है विटी, डीप, ग्रेव या वाइज। तो वैसे तो दर्शन शास्त्र पढ़ के व्यक्ति गंभीर बनता है, तो कुछ बुक्स में इसका आंसर ग्रेव भी दिया हुआ है, लेकिन हमें तो क्योंकि बेकन के अनुसार ही बताना है जो बेकन ने कहा है अपने निबंध में। तो बेकन ने अपने निबंध में कहा है नेचुरल फिलोसफी मेक्स मैन डीप। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, डीप। तो ये देखिए जब आपने जो चैप्टर पढ़ा था तो ये चैप्टर में दिया हुआ था नेचुरल फिलोसफी डीप। तो ये जो इसका उत्तर होगा डीप होगा, ना कि ग्रेव, जैसा कि कुछ बुक्स में दिया हुआ है ग्रेव दिया हुआ है, वो सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है नेचुरल फिलोसफी मेक्स मैन डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन इज नोन एज। बेकन को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से, द फादर ऑफ द इंग्लिश एस्से या नन ऑफ द एबव। तो बेकन को द फादर ऑफ द इंग्लिश एस्से कहा जाता है। तो ये सही उत्तर हुआ सी। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न ऑन। फ्रांसिस बेकन पैदा हुआ था 22 जनवरी 1561, 22 फरवरी 1562, 24 जून 1561 या फिर 24 जुलाई 1562। तो इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1561 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकन वॉज द सन ऑफ। बेकन बेटा था किसका? निकोलो मैकियावेली, निकोलस बेकन, लॉर्ड चांसलर, नन ऑफ दीज। तो वैसे भी सरनेम मिल ही रहा है तो आपने पहचान ही लिया होगा कि वो निकोलस बेकन का बेटा था। हु कॉल्ड बेकन हिज हर यंग लॉर्ड कीपर। तो किसने बेकन को यंग लॉर्ड कीपर कहा था? जेम्स फर्स्ट ने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, क्वीन मेरी ने या फिर क्वीन एन ने। तो बेकन को यंग लॉर्ड कीपर कहा था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। तो सही उत्तर हुआ बी। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड बेकन। क्वीन एलिजाबेथ ने बेकन को कहा था हिज नहीं आएगा, हर आएगा, क्योंकि क्वीन है ना तो हर आएगा, हर। और ये योर नहीं यंग है, YOUNG, यंग लॉर्ड कीपर। क्यों कहा था? बिकॉज ऑफ हिज विट, प्रिकॉसिटी, बोथ ए एंड बी या मैकियावेलिज्म। तो मैकियावेली को फॉलो करता है, मैकियावेली की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करता है बेकन, लेकिन उसकी वजह से उसको यंग लॉर्ड कीपर नहीं कहा क्वीन एलिजाबेथ ने। क्वीन एलिजाबेथ ने उसको यंग लॉर्ड कीपर कहा उसकी विट की यानी बुद्धिमानी की वजह से। और प्रिकॉसिटी होती है वयस्कता, जब व्यक्ति समय से पूर्व वयस्क हो जाता है, जितना उम्र नहीं होती उससे ज़्यादा उसमें अक्ल होती है, तो उसको कहा जाता है प्रिकॉसिटी। तो क्योंकि ये दरबार में जाता रहता था बेकन, और उसके बालपन से, बचपन से क्वीन ने उसको ऑब्ज़र्व किया और देखा कि छोटा है लेकिन उसमें अक्ल बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसको यंग लॉर्ड कीपर कहा था। तो इसका जो उत्तर होगा बोथ ए एंड बी होगा। बेकन बना क्वींस काउंसिल, रानी का सलाहकार, इन 1587, 1588, 1589 या 1590। तो बेकन जो काउंसिल बना वो 1589 में, तो इसका सही जवाब है सी। हु वॉज बेकन्स मदर। बेकन की माँ कौन थी? एमी बेकन, एमी निकोलस, एन बेकन या नन ऑफ दीज। तो बेकन की माँ थी एन बेकन, सही जवाब सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज फ्रांसिस बेकन बॉर्न। फ्रांसिस बेकन कहाँ पैदा हुआ था? स्ट्रैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, न्यू पैलेस, लंदन, ड्रियरी लेन, लंदन या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ए, स्ट्रैंड, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन
बेकन बना अटॉर्नी जनरल इन 1612, 1613, 1614 या 1615। तो बेकन जो अटॉर्नी जनरल बना वो 1613 में बना, तो सही जवाब होगा बी। बेकन बिकेम प्रिवी काउंसिलर इन द ईयर, बेकन प्रिवी काउंसिलर किस साल बना? 1615, 1616, 1617 या 1618। तो बेकन जो प्रिवी काउंसिलर बना वो 1616 में बना, तो इसका सही जवाब होगा बी। बेकन प्रोफेस्ड ब्लैंक स्पेस इन हिज लाइफ, कैथोलिक फेथ, प्रोटेस्टेंट फेथ, एंग्लिकन फेथ या नन ऑफ दीज। तो वो किस फेथ को फॉलो करता था? वो एंग्लिकन फेथ को फॉलो करता था, तो इसका सही जवाब होगा सी। तो ये जो एंग्लिकन फेथ है ये वेस्टर्न क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जिसमें कि मतलब इंग्लैंड में जो धर्म सुधार हुए थे, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इंग्लिश रिफॉर्मेशन, तो उनके बाद एक फेथ डेवलप हुआ जिसको एंग्लिकन फेथ कहते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग इसी फेथ को मानते हैं क्रिश्चियनिटी में। ये लार्जेस्ट ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इम्पीच्ड, यानी किस पर मुकदमा चलाया गया था? फॉर द हाउस ऑफ बिफोर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने। ये उच्च सदन होता है, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके भी दो सदन होते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है वो निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। वैसे ही जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसके भी दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वो इंग्लैंड में वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स है, और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने किसके ऊपर मुकदमा चला? फॉर करप्शन के लिए। तो आपको पता है कि बेकन एक करप्ट व्यक्ति था, रिश्वतें लेता था और रिश्वतों को वो गिफ्ट बोलता था, तो उस पर मुकदमा चला था इसके लिए, रिश्वत लेते हुए उसको पकड़ा गया था। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है, निकोलस बेकन, फ्रांसिस बेकन, एन बेकन, नन ऑफ दीज। तो भाई जो मुकदमा चला वो फ्रांसिस बेकन पर ही चला। नेक्स्ट है, बेकन रोट इन, बेकन ने लिखा इंग्लिश में, लैटिन में, बोथ ए एंड बी, ओनली इन ग्रीक, या फिर केवल ग्रीक भाषा में। तो बेकन ने इंग्लिश में भी लिखा है और लैटिन में भी लिखा है, तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट है, हु इन्फ्लुएंस्ड बेकन्स पॉलिटिकल मॉरलिटी। तो हु इन्फ्लुएंस यानी किसने प्रभावित किया बेकन की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मॉरलिटी, नैतिकता को? एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो और मैकियावेली। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बेकन है उसकी सोच मैकियावेली से बहुत प्रभावित थी। मैकियावेली एक राइटर है और उसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस नाम से। तो उसमें बहुत ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, कितना चालाक होना चाहिए, कितना शातिर होना चाहिए। तो उसकी फ़िलॉसफ़ी से बहुत प्रभावित था बेकन। तो हमारा जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो मैकियावेली होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए कि जो बेकन की फ़िलॉसफ़ी है, बेकन की जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो किससे प्रभावित है? मैकियावेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेलियन मीन्स, यानी मैकियावेलियन का क्या मतलब है? मैकियावेली तो अभी आपने देखा राइटर का नाम था, तो मैकियावेलियन ये एक एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अनस्क्रैपलस मतलब कि बेईमान, कनिंग चालाक, या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक होता है, और अनस्क्रैपलस बेईमान होता है, और कनिंग चालाक होता है, शातिर होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैकियावेली ने जो लिखा है द प्रिंस, तो उसमें उसने चालाकियाँ बताई हैं, शातिरपना बताया है। तो ये जो चालाकियाँ हैं, ये जो शातिरपना है, ये बेकन के अंदर है, बेकन की राइटिंग्स में है, उसके निबंधों में हम देखते हैं। तो मैकियावेलियन का मतलब क्या हुआ? बोथ बी एंड सी, यानी अनस्क्रैपलस एंड कनिंग। तो इसका सही जवाब होगा डी। बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड, बेकन
की जो शैली है उसको क्या कहा जाता है, सिंपल, ल्यूसिड, एफोरिस्टिक या ह्यूमरस। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बेकन का स्टाइल एफोरिस्टिक कहलाता है, तो हमारा सही जवाब है सी। बेकन डाइड इन 1626 ड्यू टू, यानी बेकन की मृत्यु 1626 में हुई किसके कारण, टाइफाइड से, डेंगू से, मलेरिया से या फिर निमोनिया से। तो बेकन क्या था, इसने एक चिड़िया को मारा और उसके अंदर आइस भर रहा था, ये मतलब बर्फ भर रहा था चिड़िया को मारकर उसकी बॉडी के अंदर, ये देखने के लिए कि आइस में मतलब आइस कितने टाइम तक मांस को सड़ने से रोक सकती है। तो मतलब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बर्फ भर रहा था एक चिड़िया की बॉडी में मार के उसको, तो इसी एक्सपेरिमेंट में इसको ठंड लग गई, ठंड लग के इसको निमोनिया हो गया और निमोनिया होके वो मर गया। तो इसको इसकी जो मृत्यु हुई वो निमोनिया से हुई। नेक्स्ट है हु सेड ऑफ बेकन, बेकन ने के बारे में किसने कहा था, ही इज़ वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ फिलोसफी इन ऑल कंट्रीज, यानी कि वो एक पायोनियर होता है, अग्रज, अग्रदूत, यानी मॉडर्न फिलोसफी का एक अग्रदूत है सारे देशों में। ऐसा बेकन के बारे में किसने कहा था, मैकियावेली ने, W.H. हडसन ने, W.J. लॉन्ग ने या लिग्वी ने। तो इसका सही जवाब है लिग्वी। ये जो स्पेलिंग है थोड़ी अलग है लेकिन इसको लिग्वी बोला जाता है। लिग्वी कैज़ामिया, इन दोनों ने मिलके एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसी में ये बात उन्होंने बेकन के बारे में कही है। तो सही उत्तर है इसका डी। बेकन्स लैटिन वर्क नोवम ऑर्गेनम एपियर्ड, तो बेकन का जो लैटिन भाषा में लिखी गई रचना है नोवम, नोवम मीन्स नया होता है, ऑर्गेनिम मतलब कि ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, ऑर्गन कह सकते हैं। तो नया ऑर्गन ये एपियर्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ, 1614, 1615, 1618 या फिर 1620। तो ये जो रचना है बेकन की ये 1620 में पब्लिश हुई, तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवम ऑर्गेनम मीन्स, नोवम ऑर्गेनम का मतलब क्या है, न्यू लर्निंग, नया ज्ञान, न्यू ऑर्गन, नया अंग, न्यू इंस्ट्रूमेंट, एक नया यंत्र, तो या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही मीनिंग नोवम ऑर्गेनम के हैं, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेट फोर्थ, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, SET होना चाहिए, बेकन सेट फोर्थ इन नोवम ऑर्गेनम। तो बेकन ने नोवम ऑर्गेनम ने जो उसका रचना है उसमें सेट फोर्थ मतलब कि दिया, आगे बढ़ाया। हिज मेथड ऑफ, तो हिज के बाद ब्लैंक स्पेस है, इसमें भरना है आपको, मेथड ऑफ स्टडिंग नेचर। तो कौन सा मेथड उसने इसमें दिया है, डेडक्टिव मेथड, ग्रामेटिकल मेथड, इंडक्टिव मेथड या फिर एक्सटेंसिव मेथड। तो ये कुछ तरीके होते हैं पढ़ाने के बच्चों को या ज्ञान देने के, शिक्षा देने के, डेडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। देखिए इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले बच्चे को कुछ नॉलेज दी जाती है, उसको कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। मान लीजिए कि हम एक बच्चे से कहें कि बेटा आपको अपने कमरे में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उनके नाम बताओ। तो बच्चा आसपास देखेगा, एक कुर्सी दिख रही है, एक मेज़ दिख रही है, एक फ़ैन दिख रहा है, एक बुक दिख रही है, एक बैग दिख रहा है। तो ये सारे नाम बताएगा, वो नाम बताएगा तो हम कहेंगे अच्छा बेटा ये सब नाम हुए ना, तो किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो हमने पहले बच्चे से पूछा, उसको नॉलेज कराई, उसको अनुभव कराया, उससे प्रैक्टिकल कराया और फिर हमने उसको एक रूल बताया, डेफिनेशन बताई, तो ये हुआ इंडक्टिव मेथड। और डेडक्टिव मेथड में इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले कोई नियम दिया जाता है फिर उसको प्रूव किया जाता है। तो हम पहले बच्चे को कहेंगे बेटा किसी भी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अच्छा अब आप संज्ञा बताओ, तो फिर उसके बाद वो आपको संज्ञा बताएगा। तो ये डेडक्टिव मेथड होता है, कोई भी पहले स्टेटमेंट दिया जाता है फिर उसको प्रूव किया जाता है और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो डेडक्टिव मेथड होता है। तो जो बेकन ने नोवम ऑर्गेनम में जो मेथड दिया है स्टडी का, नेचर को पढ़ने का, वो इंडक्टिव मेथड दिया है।
यानी पहले आप एक्सपेरिमेंट करिए, पहले चीज़ों को जानिए, फिर कोई डिडक्शन कीजिए, फिर कोई रूल बताइए, निकालिए, कोई नियम निकालिए। तो ये बेहतर तरीका होता है पढ़ाई का। तो ये हुआ इंडक्टिव मेथड जो कि बेकन ने दिया है। तो यहाँ सही उत्तर हुआ सी। नेक्स्ट है हु वॉज द फादर, कौन था पिता ऑफ इंग्लिश एसे, अंग्रेजी निबंध का। ये आपको पता ही है, बेकन था, ज़्यादा इसको क्यों डिस्कस करें। हम आगे बढ़ते हैं। बेकन्स एसेज वर पब्लिश्ड इन ब्लैंक स्पेस एडिशंस। तो कितने एडिशंस में पब्लिश हुए बेकन के एसेज, 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। तो बेकन के एसेज 3 पार्ट्स में हुए हैं, 3 अलग अलग पब्लिकेशन हैं उसके, 3 बार में प्रकाशित हुए। तो जो हमारा सही उत्तर होगा बी होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज कंसिस्टेड ऑफ, अरे नहीं, पहले तो ये होगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसे वॉज पब्लिश्ड इन। तो पहला जो एडिशन था बेकन के निबंधों का वो प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1597, 1612, 1625 या फिर 1628। तो जो पहला कलेक्शन उसके एसेज का पब्लिश हुआ वो 1597 यानी 1597 में पब्लिश हुआ। तो सही उत्तर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज कंसिस्टेड ऑफ। तो जो पहला एडिशन था 1597 में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसमें एसेज कितने थे? 10, 38, 58 या 68। तो पहले कलेक्शन में एसेज थे उसके सिर्फ 10। ये आपको याद रखना है। द सेकेंड एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज अपीयर्ड इन, यानी जो सेकेंड एडिशन है वो कब आया? और इसमें ऑप्शंस हमारे सामने हैं 1597 और 1612 या फिर 1625 या फिर 1630। तो इसका सही जवाब है 16। हम कहाँ आ गए? हाँ, सेकंड ही तो डिस्कस करें ना, ठीक है। तो सेकंड एडिशन, हाँ सेकंड एडिशन में ये कब आया? तो इसका 1597 या फिर 1612 या फिर 1625 या फिर 1630। तो सेकेंड एडिशन जो आया बेकन का वो 1625 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वॉज कंप्राइज्ड ऑफ। तो सेकेंड एडिशन में बेकन के में कितने एसेज थे? 10। तो 10 तो फर्स्ट में थे, अभी मैंने आपको बताया, याद रखना है आपको। 38 थे या फिर 58 थे या 68 थे। तो सेकंड एडिशन में 38 एसेज थे, ये आप याद रखिएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा बी। और द लास्ट एडिशन, जो अंतिम एडिशन है ऑफ बेकन्स एसेज, बेकन के निबंधों का, अपीयर्ड इन, वो कब आया? 1597, 1612, 1625 या 1630। तो ये 1625 में आया लास्ट एडिशन। मैंने, मुझे लगता है कि आपको सेकंड एडिशन कुछ गड़बड़ बता दिया क्या? सेकंड एडिशन 1612 में है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, मैंने शायद गलती से आपको इसका आंसर 1625 बता दिया है, मुझे लगता है। तो इसका तो आंसर है 1612, यानी जो सेकंड एडिशन आया वो 1612। पहला एडिशन 1597, दूसरा 1612 और तीसरा 1625। 1597, 1612 और 1625, ये 3 एडिशन हैं। और एमए वाले लोग ज़रूर इसको याद रखें, इन एडिशंस को। बीए में भी है बेकन और एमए में भी है, तो ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो एमए वाले लोग तो ज़रूर याद कर लें उनके कि ये जो एडिशंस हैं कब कब आए बेकन के एसेज के। पहला 1597, दूसरा 1612 और तीसरा 1625, रट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट एडिशन, जो अंतिम एडिशन था ऑफ बेकन्स एसेज, बेकन के निबंधों का, कंप्राइज्ड ऑफ, उसमें शामिल थे कितने एसेज? 10, 38, 58 या 68। तो अभी मैंने आपको बताया था जो पहला एडिशन था उसमें कितने एसेज थे? 10। अभी दूसरे एडिशन की बात हुई, उसमें कितने एसेज थे? 38। अब ये तीसरा एडिशन है, लास्ट एडिशन, उसमें कितने एसेज हैं? सी, 58। तो 10, 38, 58। ये और डेट्स 1597, 1612 और 1625, तीनों को याद कर लीजिए। ये बार बार मैं कह रही हूँ एमए वालों से, एमए वाले लोग ज़रूर याद कर लीजिए इनको। और
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन हैड एन ऑलमोस्ट अनराइवल्ड पावर, यानी उसके अंदर अनराइवल्ड, या जो कि जिसका कहीं कोई राइवल नहीं मिलता, राइवल होता है प्रतिद्वंदी, और अनराइवल्ड जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना कर पाए, तो अद्वितीय आप कह सकते हैं। तो किस में अद्वितीय पावर थी, शक्ति थी, ऑफ पैकिंग हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को, विचारों को भरने की, इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्पेस, यानी स्मॉलेस्ट सबसे कम पॉसिबल संभव स्पेस, स्थान में, सबसे कम शब्दों में सबसे ज़्यादा बात कहने की क्षमता किसकी है, आपको मालूम ही है किसकी है, बेकन की है। चार्ल्स लैम हमारे पास है, हेजलिट है, टॉमस डी क्विंसी है। तो चार्ल्स लैम का आपने मेरे साथ ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा है, काफ़ी बड़ा ऐसे है और उसने काफ़ी विस्तार में अपनी बात कही है। लेकिन बेकन को जब आप पढ़ते हैं तो बेकन कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहता है, और डी क्विंसी का तो आपके यहाँ है ही नहीं, हेजलिट का भी कोई ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है। डी क्विंसी का एक बड़ा फेमस निबंध है जो कहीं और प्रेस्क्राइब्ड है, हमारे यहाँ तो नहीं है, ऑन नॉकिंग एट द गेट इन हेमलेट, वो सॉरी हेमलेट नहीं, मैकबेथ, तो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा था, बेकन हैड एन ऑलमोस्ट अनराइवल्ड पावर ऑफ पैकिंग हिज थॉट्स इनटू द स्मॉलेस्ट स्पेस। तो ये तो आप अभी क्वेश्चन किया आपने कि किसके अंदर है ये पावर, तो ये बेकन के अंदर है। लेकिन बेकन के अंदर ये पावर है, ये कहा किसने था, WJ लॉन्ग, WH हडसन, लिग्विक एजामिया या फिर एडवर्ड एल्बर्ट। तो ये बात WH हडसन ने कही थी, इसने भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी है, तो उसमें ये बात कही है बेकन के बारे में। नेक्स्ट, हु कॉल्ड बेकन, किसने बेकन को कहा था द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेकन को किसने कहा था, और ये मैं कई पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वाइजेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट, होशियार, एंड मीनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा निकृष्ट, नीच, ऑफ मैनकाइंड मीन्स मनुष्य। तो ये मैंने तब आपको बता ही दिया था किसने कहा है। ऑप्शंस देखिए, अलेक्जेंडर पोप, टॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन और WH हडसन। तो ये बात बेकन के बारे में कही है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom डिड बेकन बोरो, यानी बेकन ने किस से उधार लिया था द टर्म एसे, जो एसे शब्द है किससे लिया था, टॉमस डी क्विंसी, मॉन्टेन, जियोफ्रे चौसर, ह्यू वॉकर। तो ये जो टर्म है बेकन ने लिया था मॉन्टेन से। तो मॉन्टेन ने लिखा है एसाई, तो उसी से बना एसे। तो ये जो इसका सही जवाब होगा बी, मॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग ऑफ बेकन, यानी किसने कहा ये बात बेकन के बारे में। बेकन इज द फर्स्ट, बेकन पहला है, ऑफ द इंग्लिश एसेइस्ट, अंग्रेजी निबंधकारों में से बेकन पहला है। ही रिमेन्स फॉर द शेयर मास एंड वेट ऑफ जीनियस द ग्रेटेस्ट, यानी ही रिमेन्स वो बना हुआ है, द शेयर मीन्स केवल, मास यानी जो आकार है, और वेट जो वजन है, ऑफ जीनियस प्रतिभा का, उसकी वजह से द ग्रेटेस्ट महानतम बना हुआ है। तो ये किसने कहा, ह्यू वॉकर ने, WH हडसन ने, WJ लॉन्ग ने या एडवर्ड एल्बर्ट ने। तो ये बात बेकन के बारे में ह्यू वॉकर ने कही है। बेकन वॉज रिगार्डेड एज अ चाइल्ड ऑफ, बेकन को किसका बच्चा कहा जाता है, द मेटाफिजिकल मूवमेंट, द रेनेसा, द रिफॉर्मेशन, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो बेकन को जो कहा जाता है द चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, पुनर्जागरण का बच्चा। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड, कौन मानता था द एसे निबंध को एज अ रिसेप्टेकल, एक पात्र, रिसेप्टेकल होता है रिजर्वॉयर आप कह सकते हैं, एक स्टोर, एक पात्र, फॉर डिटेच्ड थॉट्स यानी बिखरे हुए विचारों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ नहीं दी हुई है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, उसने अपने निबंधों को कहा है डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ उसमें कहीं आया नहीं है।
आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस बेकन ने कहा है। तो किसने अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DISPERSED डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, MEDITATIONS, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ भी जवाब तो आपको पता ही है, क्योंकि हम बेकन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ल्स लैम, विलियम हेजलेट, ली हंट और फ्रांसिस बेकन में से ये जो यहाँ इसका उत्तर है वो डी है, फ्रांसिस बेकन। उसने कहा है निबंध को अ रिसेप्टेकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स, और डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस भी उसने कहा है। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। बेकन्स ऑफ स्टडीज़ वॉज पब्लिश्ड, बेकन का जो ऑफ स्टडीज़ है वो पब्लिश हुआ था इन हिज ब्लैंक स्पेस एडिशन। तो किस एडिशन में पब्लिश हुआ था ऑफ स्टडीज़? पहले एडिशन में 1597 में, या सेकंड एडिशन में 1612 में, थर्ड एडिशन में 1625 में, या नन ऑफ दीज? तो ये उसके पहले एडिशन में पब्लिश हुआ था। ये देखिए, ये मेरे पास एक और पुरानी सी बुक है, काफ़ी पुरानी है। तो इसमें पूरा बताया है कि जो फर्स्ट एडिशन था वो 1597 में आया था, और फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट एसे था ऑफ स्टडीज़। तो ये देखिए, ये 10 एसेज हैं फर्स्ट एडिशन के, तो पहला ही एसे था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज बैरन वेरुलम विस्काउंट सेंट एल्बांस? चार्ल्स लैम, मॉन्टेन, फ्रांसिस बेकन या ली हंट? तो ये एक तरीके से एक पदवी है, एक नाम है जो कि बेकन को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर फ्रांसिस बेकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना इन 1583, 1584, 1585 या 1586? तो इसका सही जवाब है 1584, 1584 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ बेकन? तो इनमें से कौन सा बेकन का अनफिनिश्ड यानी कि अपूर्ण वर्क है? नोवम ऑर्गेनम, द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ? देखिए, बेकन का एक वर्क है इंटोरेशियो मैग्ना, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है, जो मेरे पास दूसरी किताब है, कि इट वॉज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज, कि इसको एक बहुत विस्तृत निबंध होना था, कंटेनिंग द होल ऑफ रादर ग्रैंडियोस सिस्टम ऑफ बेकनियन फिलोसफी, मतलब कि उसमें बहुत सारी बेकन की फ़िलोसफी आनी थी, और इसमें क्या आना था, ये इतना सारा कुछ आना था। तो इसके बारे में बताया गया कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया। बेकन कुड नॉट सक्सीड इन गोइंग बियॉन्ड अ पार्ट ऑफ दिस गाइजेंटिक वर्क, यानी बेकन इस विशाल कार्य को एक पार्ट के से ज़्यादा नहीं कर सका, विच वॉज टू कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट्स, जिसके के 6 भाग होने थे, और जो कि ये बताए गए हैं, और जिनमें से कि एक जो भाग है वो नोवम ऑर्गेनम है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें तो उस वर्क का नाम तो है नहीं, है ना? तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? अब क्योंकि उसके 6 पार्ट्स होने थे, और उसमें से एक पार्ट नोवम ऑर्गेनम होना था, तो नोवम ऑर्गेनम तो हमारे पास है, लेकिन उसके और पार्ट्स नहीं हैं। तो हम यही यहाँ पर जो इसको मार्क करेंगे, नोवम ऑर्गेनम को ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है उस वर्क का जो कि 6 पार्ट्स में होना था। तो यहाँ जो इसका सही जवाब होगा ये ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग प्रोज लाइन्स? ये प्रोज लाइन्स किसने लिखी हैं? स्टडीज सर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटीज़, ये आपको पता ही है। स्टडीज़ का पहला ऑफ स्टडीज़ का पहला सेंटेंस है, तो इसका सही उत्तर तो फ्रांसिस बेकन है, ये आपको पहले से ही पता है, तो बाकी डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से है कि इन द प्रोज लाइन्स, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। ये अब देखिए यहाँ पे कंडेम कर दिया, ये लोग ही तो पागल करके छोड़ेंगे। कहीं कंटेम लिख देते हैं, कहीं कंडेम लिख देते हैं, तो कंफ्यूज तो बंदा हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कंडेम लिख दिया, तो ये किसने लिखा है? हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, अब आपको पता ही है कि ये बेकन ने लिखा है।
लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ तो आपको लग रहा है कि आप इसका आंसर दे देंगे क्योंकि हम डिस्कस ही यहाँ पर बेकन को कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और उस वक्त ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये बेकन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। रीडिंग लेके था फुलमैन कॉन्फ्रेंस रेडीमैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन हु हैज़ रिटन द अबव लाइन्स, तो आपको ये भी मालूम ही है कि बेकन ने लिखा है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब आ गया इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। व्हाट मेक्स अ मैन विटी, यानी एक मनुष्य को विटी कौन बनाता है, बुद्धिमान कौन बनाता है। विटी मतलब कि हाजिर जवाब होता है, तो हाजिर जवाब कौन बनाता है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ प्रोज, स्टडी ऑफ पोइट्री और स्टडी ऑफ ड्रामा। तो कुछ याद आया आपको जब चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, कौन बनाता है विटी, हाजिर जवाब कौन बनाता है व्यक्ति को, वो है पोइट्री। पोइट्स मेक मैन विटी लिखा हुआ था चैप्टर में। तो यहाँ जो सही जवाब है वो होगा पोइट्री। ये आपको याद रखना है। ये बीए वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये ज़रूर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू बेकन अ मैन ऑफ वॉन्डरिंग विट शुड स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार ए मैन एक मनुष्य ऑफ वॉन्डरिंग विट, वॉन्डर माने घूमना टहलना, तो जिसकी विट यानी जिसकी की बुद्धि, जिसकी अक्ल घूमती रहती हो, यानी एक जगह पर ना टिकती हो, दिमाग हर वक्त चलता रहता हो, उसको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। पोइट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ड्रामा। तो आपको याद ही होगा जब आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा था तो क्या कहा था बेकन ने, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा विचरता हो उसको मैथमेटिक्स पढ़ने बिठा दो, है ना। तो मैथमेटिक्स जब पढ़ने बैठेगा ना, जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो उसका दिमाग सब इधर उधर टहलना भूल जाएगा, उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स करने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, मैथमेटिक्स। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड। तो आगे क्या था इसमें, अगर चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा हो, आपको याद हो क्या था कॉन्ट्राडिक्ट के बाद, कन्फ्यूज, कन्फ्यूट, कम्यून या कंसाइल। यहाँ था कन्फ्यूट, यानी कि बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडेम्स स्टडीज। देखिए फिर से कंडेम दे दिया, एक बार कंडेम देते हैं, दो बार कंडेम देते हैं, ये बुक वाले स्टूडेंट्स को पागल ही कर देंगे। तो हु कंडेम्स स्टडीज, तो आपको याद ही है कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। तो आप अभी CONTEMN ही याद कर लीजिए क्योंकि ये बुक्स वाले बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। CONTEMN कंटेम, तो हु कंटेम स्टडीज, क्राफ्टी मैन। अब फिर से दे दिया क्राफ्टी मैन अलाउ स्टडीज़, और देखिए फिर से कंडेम स्टडीज़ कर दिया इन्होंने। एडमायर स्टडीज़, अप्रूव स्टडीज़, तो कंटेम स्टडीज़ सही जवाब। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं जितने भी कोटेशंस वाले हैं। कोई भी आपसे ब्लैंक स्पेस में पूछा जा सकता है, खाली स्थान भरने को आपके लिए आ सकता है, और इस तरीके से भी आ सकता है। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल, तो जो नेचुरल एबिलिटीज़ यानी प्राकृतिक जो क्षमताएं हैं वो कैसी होती हैं, किसकी तरह होती हैं। नेचुरल डांसेस, नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल फ्लावर्स या नेचुरल ब्लेसिंग्स। तो आपको याद होगा चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो क्या कहा था बेकन ने, नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। तो जैसे प्राकृतिक पौधे होते हैं वैसे ही प्राकृतिक एबिलिटीज़ होती हैं। तो जैसे पौधों को काट छांट की ज़रूरत होती है, वो गार्डनर करता है, माली काट छांट करता है उनकी पौधों की, वैसे ही जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको भी सुधारा जाना ज़रूरी होता है। किसके द्वारा, स्टडी के द्वारा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अ मैन। तो जो अध्ययन है हिस्ट्री का, इतिहास का, वो एक मनुष्य को कैसा बनाता है। ऑप्शंस हैं हमारे, विटी, लर्नेड, वाइज या टू द पॉइंट। तो आपको याद होगा जब चैप्टर पढ़ा था तो क्या दिया हुआ था, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि इतिहास में दूसरों की गलतियां दिखाई जाती हैं, लोगों ने अपने जीवन में क्या गलतियां की तो उनकी गलतियों से हम सीखते हैं और सीखकर हम बुद्धिमान बनते हैं। तो हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। एक आदमी एग्जैक्ट, सटीक किस चीज़ से बनता है, रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस या नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, ये कहा था बेकन ने। तो सही जवाब है राइटिंग, लिखने से व्यक्ति सटीक बनता है। अब नेक्स्ट,
नेचुरल फिलोसफी मेक्स अ मैन, यानी जो नेचुरल फिलोसफी है, प्राकृतिक दर्शन है, वो मनुष्यों को कैसा बनाता है? विटी, डीप, ग्रेव या वाइज। विटी यानी कि हर जवाब, डीप गहरा, या फिर ग्रेव गंभीर, वाइज यानी बुद्धिमान। तो कुछ बुक्स में ग्रेव दिया हुआ है, ये शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हालांकि फ़िलॉसफ़ी जो है वो गंभीर बनाती है लोगों को, और इसीलिए कुछ बुक्स में इसका जवाब ग्रेव दिया हुआ है, गंभीर दिया हुआ है, लेकिन बेकन ने ऐसा नहीं लिखा है। बेकन ने नेचुरल फ़िलॉसफ़ी पढ़ने से मनुष्य डीप बनता है, गहरा बनता है, ये लिखा है। तो इसका सही जवाब ग्रेव ना होकर डीप होगा, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग ऑफ यानी दिखावा करना वंस लर्निंग, अपनी ज्ञान का, इज कॉल्ड कहा जाता है। विजडम बुद्धिमानी, अफेक्शन प्यार, अफेक्टेशन बनावट, या परफेक्शन पूर्णता। तो जो अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो क्या होता है? वो बनावट हो जाती है, अफेक्टेशन हो जाता है। तो सही जवाब होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट भी है, गिविंग टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय देना, टू स्टडीज़ अध्ययन को, लीड्स टू वो ले जाता है, किस ओर ले जाता है? स्मार्टनेस, स्लोथ, परफेक्शन या एग्जैक्टनेस। तो आपने पढ़ाई था, बेकन ने क्या कहा है कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को समय देना क्या हो जाता है? स्लोथ यानी आलस्य पैदा करता है। तो सही जवाब होगा इसका बी। ये एक क्वेश्चन दूसरी बुक में दिया हुआ है, जो अभी मैंने जिस बुक में से आपको कराया उसमें नहीं था, और मुझे ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा और इम्पोर्टेंट भी लगा। व्हाट इज़ ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, यानी एक स्कॉलर मीन्स विद्वान, और ह्यूमर कहते हैं सनक। तो एक स्कॉलर की, एक विद्वान की सनक क्या है? तो ऑप्शंस हैं, टू यूज़ स्टडीज़ टू मच फॉर ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट के लिए, सजावट के लिए, बहुत ज़्यादा अलंकार के लिए स्टडीज़ का प्रयोग करना, यानी ज्ञान का प्रयोग करना। और दूसरा, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, यानी टू मेक जजमेंट माने निर्णय करना, होली पूरी तरह, बाय देयर रूल्स उनके नियमों के द्वारा। किसके नियमों के द्वारा? स्टडी के जो नियम हैं, जो कि किताबों में नियम दे रखे हैं, उनके आधार पर निर्णय करना ये, या फिर टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी जो बी वाला आंसर था बी वाला जो ऑप्शन था, जिसमें कहा गया था कि पूरी तरीके से किताबों के नियमों के आधार पर निर्णय करना, वो इसका सही उत्तर है, वो ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर है। बाकी तो ये क्वेश्चंस तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टडी ऑफ खाली जगह मेक मैन वाइज, कौन सी चीज़ की स्टडी बुद्धिमान बनाती है? तो अभी आपने मेरे साथ पढ़ाई था कि हिस्ट्री की जो स्टडी है वो बुद्धिमान बनाती है। तो ये सब हम कर चुके हैं। इसमें शायद ये 15वां उसमें नहीं था क्वेश्चन। ब्लैंक स्पेस इज़ गुड फॉर द स्टमक, यानी पेट के लिए क्या अच्छा है? तो शूटिंग, बॉलिंग, जेंटल वॉकिंग या राइडिंग। तो इसमें जो सही जवाब है जेंटल वॉकिंग है, यानी धीरे धीरे टहलना, ये पेट के लिए अच्छा होता है। तो काफ़ी हो गए। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका है। इफ़ अ मैंस विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी का दिमाग घूम रहा हो तो लेट हिम स्टडी। तो इसमें इसका सही जवाब डी है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने से जो घूम रहा है ना, दिमाग इधर उधर चल रहा है, वो सही एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। तो काफ़ी हो गया, इतना ही आज के लिए सफिशेंट है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।